नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस शानदार से वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 10वीं का जो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके कुछ टॉपिक को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में उससे आगे के टॉपिक्स को देखने वाले हैं और उनको आसानी से समझने वाले हैं। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किन किन टॉपिक पर चर्चा किया था, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आज किन किन टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले कक्षा में प्रकाश के बारे में अच्छे से जानकारी लिया था कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है, उसकी चाल कितनी होती है, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षा में ही चर्चा किया था। आज और भी देखेंगे कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने और क्या डिस्कस किया था। दूसरा है कि प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स के बारे में भी हम लोग पिछले कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आगे देखेंगे प्रकाश की प्रकृति, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। किरण एवं किरण पुंज, किरण क्या होती है और किरण पुंज क्या होती है, किरण पुंज के प्रकार, ये भी हम लोगों ने देखा। किरण पुंज के प्रकार, 3 प्रकार की किरण पुंज होती है, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इन सभी को हम लोगों ने देख चुका है। और आगे देखिए हम लोगों ने और भी क्या क्या पढ़ा था। प्रकाश की दृष्टि से पदार्थों के प्रकार, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होती है प्रदीप्त वस्तुएं, और वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग क्या होता है, लाइट का जो स्कैटरिंग होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जो किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो उसका मुख्य कारण यही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इससे पहले हमने बताया था कि प्रकाश स्वभौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन प्रकीर्णन वह घटना है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का भी होना आवश्यक है, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो फिर हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, प्रकीर्णन ऐसा होता है कि जब लाइट पड़ता है किसी वस्तु पर तो हम लोग उस वस्तु को आसानी से देख ही पाते हैं, लेकिन वैसी वस्तुओं को भी हम लोग देख पाते हैं जिन पर प्रकाश सीधा सीधा नहीं पड़ रहा होता है। ठीक है, वैसी वस्तुओं पर जिस पर कि प्रकाश सीधा सीधा नहीं पड़ रहा होता है उनको भी हम लोग देख पाते हैं। मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश तो बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन किसी कमरे के अंदर रखा हुआ कोई भी वस्तु हम लोगों को दिख जाता है, इसका कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन हम लोग उस घटना को कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस प्रकाश को अवशोषित कर, वह वस्तु पहले उस प्रकाश को अवशोषित करता है, फिर अपने चारों ओर उस प्रकाश को फैला देता है। अब चारों ओर जो प्रकाश को फैलाया, अब वह प्रकाश हमारी आंखों तक आता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाश सीधा उस वस्तु पर ही पड़े और उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आए, यह आवश्यक नहीं है। प्रकाश एक वस्तु पर पड़ने के बाद वहां उसका प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के बाद उससे भी प्रकाश की बहुत सारी किरणें अपने चारों ओर फैल जाती है, फिर वह प्रकाश किसी और वस्तु से टकराती है और फिर उससे टकराने के बाद यदि हमारे आंखों तक वह प्रकाश आती है तो हम उस वस्तु को भी देख सकते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ पा रहा है। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, यह कोई कण है या कोई वस्तु है, अब इसमें प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश इसमें पड़ा, आपतित किरण है, और आने के बाद इन प्रकाश को ये अवशोषित अपने अंदर समा लेता है, अवशोषित कर लिया। अब इसी के बाद अब क्या होता है कि यह अपने से होकर बहुत सारी प्रकाश की किरणें चारों ओर फिर फैलाती है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है और यह एक वस्तु है, यह कोई आदमी है। ठीक है, ये कोई आदमी है, यह कोई आदमी है। यदि इस आदमी को देखना हो, सूर्य का प्रकाश, कोई वस्तु यहां है, कोई वस्तु यहां पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा। अब ये सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ने के बाद सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, पहले चारों ओर फैलेगा, चारों ओर फैलने के बाद सूर्य का प्रकाश तो सीधा सीधा इस वस्तु पर पड़ा, लेकिन एक वस्तु यहां भी है जो इससे पड़ने वाला लाइट इस पे आया।
अब यहां से फिर इसके आंखों तक जाएगा, तो फिर यह व्यक्ति इस वस्तु को आसानी से देख सकता है, यह व्यक्ति इस वस्तु को आसानी से देख सकता है। जबकि यहां सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा इस वस्तु पर किसी भी तरीके से नहीं पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश इस पर किसी भी तरीके से सीधा सीधा नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो वह है सिर्फ प्रकीर्णन के कारण ही देख पाते हैं। तो देखिए अब हम लोग प्रकीर्णन को एक अच्छा सा परिभाषा के साथ परिभाषित करते हैं कि यह प्रकीर्णन क्या है। अगर इसका परिभाषा लिखना हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे कि प्रकीर्णन क्या होता है। आइए देखते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन प्रकीर्णन जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित कर पुनः प्रकाश को अपने चारों ओर फैला देती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश को पहले अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद वह वस्तु अपने चारों ओर प्रकाश को फैला देती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं और आपके सामने ये परिभाषा लिखा है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगले पेज में चलते हैं हम लोग और यहाँ समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ये परावर्तन क्या होता है। परावर्तन, फिर हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन परावर्तन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब किसी दूसरे वस्तु से टकराकर फिर से वापस आ जाए तो यही कहलाता है यही कहलाता है परावर्तन। चाहे जो भी चीज हो, मान लीजिए कि यदि हम इस पेन को फेंक रहे हैं और फेंकने के बाद यह दीवार से टकराकर वापस आ जाता है तो इस स्थिति में इस पेन का परावर्तन हो गया। इस स्थिति में हम कहेंगे कि इस पेन का परावर्तन हो गया। यानी जो भी चीज किसी दूसरे वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है तो वह घटना, किसी दूसरे वस्तु से टकराकर वापस आने की घटना को हम लोग परावर्तन कहेंगे, चाहे वह वस्तु कुछ भी हो जाए। अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आ रहा है तो वो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अगर हम किसी वस्तु से टकराकर वापस आ रहे हैं तो फिर ये मेरा परावर्तन हो जाएगा। आप किसी से टकराकर वापस आ गए तो आपका परिवर्तन, आपका परावर्तन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परावर्तन को समझ सकते हैं। किसी भी चीज से टकराकर वापस आने की घटना को ही हम लोग परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन हम लोगों को अभी पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा और फिर से वापस आ जाएगा, इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि परावर्तन समझ में आया होगा। किसी भी
वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही हम लोग परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आ रहा है तो ये प्रकाश का परावर्तन होगा, अगर हम किसी वस्तु से टकराकर आ रहे हैं तो ये मेरा परावर्तन होगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है। अब आप यहां समझेंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, कि प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है या प्रकाश जिस माध्यम में चलता है, प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है, वो प्रकाश का माध्यम कहलाता है। तो यहां जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आएगा तो वो पहले वाले माध्यम में ही फिर से आ जाएगा। जैसे आप समझेंगे कि यदि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाश आया और इस वस्तु से टकराने के बाद वापस आ गया। इसको मान लेते हैं कि ये कोई पत्थर है, लेकिन यहां हवा है। तो जब प्रकाश हवा से पत्थर में जाने का प्रयास कर रहा था, जब वो जा नहीं पाया तो पत्थर से टकराने के बाद पुनः वो हवा में ही आ गया। यानी जिस माध्यम में यह जा रहा था, टकराने के बाद भी उसी माध्यम में वापस आ गया। तो प्रकाश का परावर्तन को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराकर पुनः अपने मूल माध्यम में आ जाता है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका अगर आप समझ चुके हैं तो अपने अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना शब्द हमेशा याद रहता है और दूसरों का शब्द समझने में थोड़ा सा कठिन होता है। तो आप लोग प्रयास करें कि अपने शब्दों में ही इसे लिखें। उम्मीद करते हैं प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में कुछ कुछ बिंदु होता है कि प्रकाश के नियमों को समझने के लिए उन बिंदुओं को जानना जरूरी है। परावर्तन तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन परावर्तन के भी प्रकार होते हैं। देखिए, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नियमित परावर्तन और दूसरे में कहेंगे अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या है कि जो भी प्रकाश की किरणें आएगी और यहाँ जो परावर्तन होगा वह एक नियम के तहत होगा, एक नियम के अनुसार होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। और वैसा परावर्तन जो बिना किसी नियम का पालन करते हुए वह परावर्तन की घटना अगर हो रही है तो उसे हम लोग अनियमित परावर्तन का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है अनियमित, यह किसी भी नियम का अनुपालन नहीं करता है। जबकि नियमित परावर्तन के नियमों का पालन करता है। और हम लोग जो पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो ये नियमित परावर्तन के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, अनियमित के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसका कोई भी नियम नहीं होता है। अब नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? ये तो हम लोगों ने समझा कि ये एक नियम के तहत परावर्तन की घटना होगी और इसमें कोई नियम लागू नहीं होगा, बिना किसी नियम का ये परावर्तन की घटना हो जाती है। तो देखिए, जब किसी समतल पर परावर्तन की घटना हो, समतल मतलब इसका जो ये तल है ये समतल होगा, यानी ऊंचा नीचा या खुरदरा, ऊंचा गड्ढा इस टाइप का नहीं होगा, एकदम
प्लेन होगा, समतल, और इस पे अगर परावर्तन की घटना हो रही है तो ये नियमित परावर्तन कहलाता है, ये नियमित परावर्तन कहलाता है। लेकिन अगर खुरदुरे स्थान पर यानी ऊंचे जगह, ऊंचे नीचे वाले स्थान में अगर परावर्तन की घटना होता है, ऊंचे नीचे वाले स्थान में अगर परावर्तन की घटना होता है तो यहाँ कोई नियम लागू नहीं होता है, और किस प्रकार से प्रकाश की किरणें आती है, किस प्रकार चले जाती है, इसका कोई नियम नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। आइए अब हम लोग जान चुके हैं कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, लेकिन अनियमित परावर्तन के कुछ नियम नहीं होते, कोई भी नियम नहीं होती है, क्योंकि यह किसी नियम के अनुसार चलता ही नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे कि परावर्तन के नियम, और परावर्तन के नियम तो किस प्रकार के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे हम लोग, नियमित परावर्तन के नियम को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नियमित परावर्तन का ही नियम होता है और नियमित का कोई नियम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि परावर्तन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसे परावर्तन के नियमों को समझने के लिए इन मुख्य बिंदुओं को पहले जानना होगा हम लोगों को। आइए हम लोग जानते हैं। ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, इन बिंदुओं को समझते हैं। बिंदुओं को समझने से पहले एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के लिए। एक सीधा सा लाइन है, यहां आपतित हो गया, अब यहां से एक दूसरा लाइन, अब इसके बीच में एक लेंगे। देखिए ये जो है एक पदार्थ है, इसको आप अभी दर्पण नहीं मानेंगे, इस प्रकार का दर्पण होता है, लेकिन हम बस अभी मान रहे हैं कि कोई वस्तु है जिससे प्रकाश आकर टकराती है और पुनः वापस चली जाती है। तो सबसे पहले कि यहाँ कोई एक बिंदु स्रोत होगा या प्रकाश स्रोत होगा जिससे प्रकाश निकलेगा। जब प्रकाश निकलेगी तो इससे, जब प्रकाश यहां से निकलेगा तो इससे प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ेगा, इस वस्तु पर पड़ा, और इस वस्तु पर पड़ने के बाद यह इससे टकराकर फिर से मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद ये फिर इस दिशा में बाहर चला जाएगा। अब इसमें समझते हैं कि कुछ कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका क्या क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, जो प्रकाश की किरणें आ रही है, जो प्रकाश की किरणें आ रही है या आने वाली किरण को क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। परावर्तन की घटना में किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जैसे ही टकराया, आपतित किरण जिस बिंदु पर आता है, पहले इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपतित किरण वस्तु के जिस बिंदु पर टकराता है या परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराता है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर टकराने के बाद यहां परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के बाद जो प्रकाश की किरण निकलेगी इसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि यह किरण परावर्तन की घटना के बाद निकल रही है यहां से, तो इसे कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यह हो गया आपका परावर्तित किरण। अब जिस सतह पर परावर्तन हो रही है, जिस सतह पर परावर्तन हो रही है, इसे हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहेंगे। फिर अब आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाएगा, लंब का मतलब 90 डिग्री लेते हुए एक लाइन खींचा जाएगा, सीधा लाइन खींचा जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग खींचते हैं 90 डिग्री पर एक लाइन। ये देखिए, ये इसका लंब कहलाएगा। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब है, इसको कहेंगे अभिलंब, 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 ठीक है।
आगे और देखेंगे, और इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये भी दिख रहा है कि अब जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच एक कोण बन रहा है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण। ये कहलाएगा आपतन, आपतन कोण। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल, जो आई से स्टार्ट होता है, इसीलिए इस कोण को हम लोग एंगल आई भी कहते हैं, एंगल आई कहते हैं। और दूसरे साइड आप पाएंगे क्या कि अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बन रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। इसको कहेंगे परावर्तन, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम लोग दर्शाते हैं किससे, आर से, एंगल आर से, एंगल आई और एंगल आर। इस प्रकार से अगर देखें तो परावर्तन की घटना के जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उसको मैंने इस फिगर में सजा दिया है। आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा क्या फिगर है। यह कोई परावर्तक सतह है, यह कोई वस्तु का सतह हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी चलिए अब इसमें से देखेंगे कि इसको परिभाषित कैसे किया जाए, इसको परिभाषित कैसे किया जाए। इसको परिभाषित करने के लिए हम एक नए पेज पर आते हैं। देखिए आपतित किरण क्या है, तो आपतन बिंदु पर पड़ने वाली या परावर्तक सतह पर किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। या किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से आने वाली किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आपतन बिंदु क्या होता है। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं, कहते हैं। देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है इसे ही हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। फिर क्या है परावर्तित किरण, तो वस्तु से परावर्तन के बाद, परावर्तन की घटना में परावर्तन के बाद निकलने वाली किरण को, परावर्तन के बाद निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन वर्तन की घटना में, की घटना में परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद निकलने वाली, निकलने वाली किरण को, निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण
कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर आया और यहां से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद जो निकला उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। आगे देखिए कि और भी कुछ कुछ बिंदु हैं, जैसे अभिलंब। जैसे अभिलंब, इस फिगर को आप यहां भी समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ दर्पण लिया गया है, आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि ये दर्पण क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इसको एक वस्तु मानकर पढ़ते हैं, आगे हम लोग दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे। ये देखिए इस फिगर में ये है आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण और यहाँ डाला गया है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण I और परावर्तित किरण और आपतन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण R। अभिलंब किसे कहेंगे? देखिए अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक, अगला देखिए आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? आपतन कोण कहां दिख रहा है आपको? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो यहां लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये देखिए आपतन कोण यहाँ है जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, I से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तन कोण किसे कहेंगे? देखिए परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। फिर परावर्तक सतह क्या है? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह का एक अच्छा सा परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है, जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है, देखिए इस फिगर में इस सतह पर ही परावर्तन की घटना हो रही है, जिसे कहेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है, परावर्तक सतह कहलाता है, परावर्तक सतह कहलाता
कहलाता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु परावर्तन से संबंधित। अब हम लोग आसानी से परावर्तन के नियमों को भी समझ सकते हैं, क्योंकि परावर्तन के नियमों को समझने के लिए जिन जिन बातों का ज्ञान होना आवश्यक था वो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से समझा कि कौन अभिलंब होती है, कौन आपतन कोण है, कौन परावर्तन कोण है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, फिर आपतन बिंदु क्या है, फिर परावर्तक सतह क्या होता है। हम लोगों ने ये इन सब चीजों के बारे में बहुत ही आसानी से समझा। अब आगे जितने आसानी के साथ हम लोगों ने इसे समझा, उतनी ही आसानी के साथ प्रकाश के परावर्तन के नियमों को भी हम लोग आराम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं और क्या क्या नियम है, कितने नियम है और क्या क्या नियम है, इन सभी को जानते हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है, चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन तो हम लोगों ने समझा कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि यदि परावर्तन होता है तो वह किन्हीं नियम के अनुसार होता है। अब वो नियम क्या है, परावर्तन के नियम कितने हैं और वे नियम क्या क्या हैं, इन सब के बारे में अब जानेंगे हम लोग। फिगर सेम है, आप देख सकते हैं कि जो फिगर वहां बना हुआ था उसी टाइप का फिगर है, और परावर्तन के नियम को इसी फिगर के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए ये एन से सूचित किया जाता है। और ये है आपका कोई दर्पण है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि नीचे लाइन टाइप का इस टाइप का दिया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कोई सतह है और ऊपर वाला चिकना है। ये कैसा है, चिकना। चिकना मतलब पूरा चमकीला सतह है, और चमकीली सतह पर ही परावर्तन संभव है। परावर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है चमकीले सतह पर। होता सभी में है, लेकिन अगर स्पष्ट रूप से उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो ये हम लोग किसी चमकीले सतह पर ही देख सकते हैं कि परावर्तन किस प्रकार होती है। तो परावर्तन की घटना हम लोग एक चमकीले सतह पर ही देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिया गया है दर्पण। और दर्पण किसे कहते हैं हम लोग, दर्पण का एक सतह चमकीला होता है जिसमें हम लोग अपना सूरत, प्यारा सा शकल उसमें देखते हैं, ठीक है। तो दर्पण के बारे में आप लोग सुपरिचित हैं, आप लोगों को पता है। और अगला टॉपिक भी दर्पण ही होने वाला है। कितने टाइप के दर्पण होते हैं ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम लोग गोरे दिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सतह है, इसका मतलब है कि ये एक चिकना सतह है जहां से परावर्तन होगा, और चिकना सतह ही परावर्तक सतह होता है। एक अच्छा परावर्तक सतह चिकना सतह को ही माना जाता है। तो ये ऊपर वाले भाग का मतलब है, ऊपर वाला भाग प्लेन दिख रहा है, इसका मतलब ये एक चिकना सतह है, ये एक परावर्तक सतह का काम कर सकता है। लेकिन नीचे जो लाइन है, इसका मतलब यहाँ कलर चढ़ाया गया है, इसको रंग किया गया है, ठीक है, कलर कर दिया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास शीशा हो, ऐनक हो, लेकिन उसके पीछे कलर नहीं हो, शीशा हो उसके पीछे कलर नहीं हो, तो क्या आप उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसमें आप अपना चेहरा बिल्कुल नहीं देख सकते। जो उस शीशे की, मान लीजिए ये एक शीशा है और इधर अगर कलर नहीं किया हो, अगर हम इधर से देखेंगे तो हमको मेरा ही चेहरा दिखाई नहीं देगा। जो उस साइड जो खड़ा होगा उसको मेरा चेहरा दिखाई देगा, लेकिन हमको नहीं देगा। तो यहाँ परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है कि जो परावर्तक सतह होगा उसका एक सतह चिकना होना चाहिए और दूसरा वाला सतह कलर किया होना चाहिए। अगर ये कलर किया हुआ होगा तो फिर प्रकाश जाने का तो प्रयास करेगा उस साइड, लेकिन जा नहीं पाएगा और मजबूरन में वो टकरा कर वापस आ जाएगा, और वह वापस आ जाएगा तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन यदि कांच रखा हो, कांच यानी शीशा रखा हो और शीशा के दूसरे साइड भी पेंट नहीं किया गया हो, यानी कलर नहीं किया गया हो, यह भी पारदर्शक सतह हो और दूसरे साइड भी पारदर्शक सतह हो, तो फिर उस स्थिति में अपना प्रतिबिंब, अपना इमेज, अपना फोटो उसमें नहीं देखा जा सकता है। वहां परावर्तन की घटना नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। जबकि शीशा में प्रकाश आया और वो पार हो जाता है,
पार हो जाता है तो उस स्थिति में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो जब भी आप लोग ऐसा फिगर देखें तो अगर इस टाइप का लाइन दिया हुआ है तो आप समझ जाएं कि इधर से कलर किया गया है, ये परावर्तक सतह नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि ये लाइन क्यों दिया जाता है। ये लाइन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां कलर किया गया है, उससे यह समझा जाता है कि वह परावर्तक सतह का काम नहीं कर सकता है, वो परावर्तक सतह नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि परावर्तन के नियम दो ही होते हैं, परावर्तन के नियम दो होते हैं। अब दोनों में से कौन कौन से परावर्तन के नियम है, आखिर क्या क्या है परावर्तन के नियम। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि परावर्तन के नियम क्या क्या है। तो मुख्य रूप से नहीं, चाहे जिस भी रूप से कहें, परावर्तन के नियम दो ही होते हैं, परावर्तन के नियम दो ही होते हैं। और इस नियम को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर परावर्तन समझ में आ गया हो तो उसका एक बार आप डायग्राम बना लें और उस डायग्राम में जो जो दिखे उसे आप लिख दें, वही आपके लिए परावर्तन का नियम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है। पहला चीज आपको यह दिख रहा होगा कि ये जो आपतित किरण है और यहां जिस आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु और यहीं से निकला हुआ परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु और यहीं से निकला हुआ परावर्तित किरण। अब देखिए आपतन बिंदु पर क्या डाला गया है, एक लंब डाला गया है जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। एक लंब डाला गया है जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो पहला नियम इसका यह हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। तो पहला नियम क्या रहा आपका, परावर्तन का पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं या एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही बात है। ठीक है, एक ही सतह पर होते हैं। तो पहला नियम आपको क्या पता चला, बहुत ही आसान से शब्दों में आप समझने का प्रयास करेंगे कि पहला नियम जो फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो आपतित किरण है, उसके बाद ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों तो एक ही जगह मिल रहा है, एक ही तल पर, जो इसका परावर्तक सतह होगा उसके एक ही बिंदु पर मिलता हुआ लग रहा है, मिलता हुआ प्रतीत होता है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं और यही कहलाता है परावर्तन का पहला नियम। आइए इसको लिखने का प्रयास करते हैं कि अपने शब्दों में किस प्रकार लिखा जाए इसको। ठीक है, लिखेंगे क्या, परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, पर डाला गया अभिलंब तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं, एक ही सतह पर स्थित होते हैं, यही है आपका पहला नियम। मान लीजिए कि अगर ये एक परावर्तक सतह है और आपतित किरण यदि यहां आए, अभिलंब यहां हो जाए और परावर्तित किरण इधर निकल जाए, क्या ऐसा संभव है, आप बताएं, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है कि आपतित किरण, ये है आपका परावर्तक सतह, ठीक है, आपतित किरण आपका यहां है तो आपतन बिंदु यहां हो जाएगा। अभिलंब अगर डालना हो तो अभिलंब, मान लीजिए कि हम यहां अभिलंब डाल दिए, लेकिन क्या परावर्तित किरण यहां हो सकता है?
परावर्तित किरण यहाँ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब भी होगा तो आपतित किरण जहां होगा वो आपतन बिंदु पर मिलेगी और अभिलंब हमेशा आपतन बिंदु पर डाला जाता है और यहाँ से फिर किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही आपतन बिंदु से जुड़ा रहता है, अलग नहीं हो सकता है और तीनों ही एक ही बिंदु से जुड़ा रहता है। तो यह बिंदु जिस तल पर है तीनों उसी तल पर कहलाएगा। अब देखिए, हम लोगों ने पहले नियम को तो खोज लिया, इस फिगर के माध्यम से, इसी डायग्राम के माध्यम से हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, इसी फिगर के माध्यम से हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका दूसरा नियम क्या हो सकता है, इसका दूसरा नियम क्या हो सकता है। आप लोगों के मन में तो आ रहा होगा क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ चुका है। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लें मेरे साथ। ठीक है, देखिए दूसरा नियम इसका क्या कहता है कि यहां जो आपको दिख रहा है ना आई, एंगल आई, जिसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं इसको, और इसके बगल में इसका जुड़वा भाई ये कहलाएगा परावर्तन कोण, ये कहलाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहलाता है। अच्छा, एक बार में आप देखिए, एक बार देखिए और ये बताने का प्रयास कीजिए, क्या ये दोनों एक जैसा है? क्या दोनों बराबर हो सकता है? क्या दिखने से आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, ये दोनों ही आपस में बराबर होगा, यानी जितना झुकते हुए ये आपतित किरण आएगी उतना ही झुकते हुए परावर्तित किरण जाएगी। ठीक है, यानी पुष्पा झुकेगा नहीं, यहां आपतित किरण झुकेगा और आपतित किरण जितना झुकेगा उतना ही परावर्तित किरण भी झुकेगा। इसको पुष्पा से मतलब नहीं है, अगर आपतित किरण पुष्पा बन जाए तो फिर परावर्तित किरण भी पुष्पा बन जाएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं तो ये भी झुकेगा नहीं, लेकिन यहां दोनों झुकेगा, आपतित किरण भी झुकेगी और परावर्तित किरण भी झुकेगी। क्या? क्योंकि यहां नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार चलना होगा, यहां पुष्पा वाला पहचान दिखाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए अगला दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या दूसरा क्या होगा। दूसरा नियम इसका हो जाएगा, दोनों जितना झुकते हुए ये आएगी उतना ही झुकते हुए वो जाएगी भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एंगल आई और एंगल आर बना हुआ है दोनों आपस में बराबर होगा, और यही इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि आपको कहा जाए कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा, यानी एंगल आई का वैल्यू अगर 60 डिग्री दिया रहे तो एंगल आर क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, आपतन कोण अगर 60 डिग्री तो परावर्तन 60 डिग्री, परावर्तन कोण यदि 60 डिग्री तो आपतन कोण भी 60 डिग्री। तो दूसरे नियम को लिखिए, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यही है इसका दूसरा नियम, और इसको मैथमेटिकली गणितीय रूप में लिख सकते हैं क्या, एंगल आई, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, यही कहलाता है इसका दूसरा नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर, परावर्तन का दूसरा नियम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा प्रकाश का परावर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस चैनल पर नए हैं, पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए
आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग कुछ जो टॉपिक बचा हुआ है उनको हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। देखिए अगले क्लास में क्या होगा, दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। दर्पण एक प्यारा सा चीज जो सबको प्यारा होता है, सब चाहता है कि मेरे पास दर्पण हो। घर से निकलने से पहले एक बार सब देखते हैं कि दर्पण देख लेते हैं हम कैसे लग रहे हैं, दूसरे लोगों के नजर में कैसे हैं तो वो लोग ही जाने, लेकिन अपनी नजर से देख लेते हैं खुद को कि हम कैसे लग रहे हैं। तो इन्हीं दर्पण के बारे में जिसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल, अवतल। फिर उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके अनेक प्रकार के बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।